चलिए श्रृंखला शुरू करते हैं। देखिए आज का लेक्चर में ये पॉलिटी और गवर्नेंस ख़त्म हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो पूरा एक बार पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो करंट अफेयर है सितंबर का, वो पूरा रिवीजन करेंगे अच्छे से। उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक है। वो अलग प्लेलिस्ट में जो रिवीजन वाला होगा एक अलग प्लेलिस्ट होगा, ताकि उस फिर रिवीजन करने में आसानी हो। आराम से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, सुकून से पढ़िए। रोज़ रोज़ स्ट्रेटजी बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। रोज़ रोज़ केवल शॉर्टकट और कोई प्लान देखने से भी कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ अगर आप नए हैं, शुरुआती दौर में हैं, तो समझ जानी चाहिए। और अगर अनुभवी होंगे तो फिर तो भाई अपने आप ही समझ जाएंगे, बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कारण क्या है कि ये लंबी जर्नी है, और इस लंबी जर्नी में आपको कई समस्याएं आएंगी। और इस कई समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या आती है भटकाव की। हर रोज़ जब आप मोटिवेट होंगे तो आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्या पढ़ दूँ या ऐसा क्या कर दूँ कि तुरंत मेरा सिलेक्शन हो जाए, मतलब इस तरह की मोटिवेशन आएगी। और दूसरे दिन फिर ऐसा लगेगा कि ये भगवान, ये तो पढ़ तो रहा हूँ, केवल कुछ दिख नहीं रहा है कहीं पर। तो इसके लिए एक ही चीज़ होती है कि निरंतरता, रेगुलरिटी बनाए रखिए, लॉजिकल रहिए पूरी तरीके से, स्टेबल रहिए पूरी तरीके से। कारण यही है कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, संघर्ष आपका खुद से होगा। दुनिया को देखेंगे तो रोज़ तो परेशान ही रहेंगे फिर तुम। और ये चल रहा है करंट अफेयर्स, ये तो आप देख ही रहेंगे। कई बार आपको लगेगा ये चीज़ कि मैं ये तो खुद से ही कर लूँगा, लगेगा ये, आप छोड़ेंगे भी, मुझे पता है। एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, फिर बस छोड़ेंगे, फिर 2-4 दिन बाद फिर पढ़ेंगे, कहीं फिर मोटिवेशन आएगा। इसके पीछे का 2-3 लॉजिक एकदम क्लियर रखेंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी चीज़ कि जो ये करंट अफेयर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, ये हर कोई पढ़ रहा है। ये हम और आप मतलब नई चीज़ कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हर कोई पढ़ रहा है। बस ये है कि इसी को कितने अच्छे से कौन पढ़ लेता है, ये मैटर करता है। विजन आईएएस करंट अफेयर्स आपको पता है फेमस है। इसमें मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ मैं, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है उद्देश्य, ठीक है। बाकी बातें धीरे धीरे होती रहेंगी बीच बीच में। चलिए शुरू करते हैं। 23rd मतलब 23वें विधि आयोग का गठन करंट में क्या है। राष्ट्रपति ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी। राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नहीं। शब्द अगर चेंज कर जाए राष्ट्रपति जगह प्रधानमंत्री, तो वहां पर आपको भ्रमित नहीं होना है। हालिया विधि आयोग का गठन 3 साल यानी 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के कार्यकाल के लिए किया गया है। ये तो रहा न्यूज की बात। अब बात आती है 23वें विधि आयोग के बारे में। सौंपे गए कार्य क्या क्या है। भारतीय विधिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना। समीक्षा और सुझाव, कुछ और करना नहीं है कि विधि आयोग है तो कुछ आकर कुछ बदल देगा, कुछ काम कर रहा नहीं। विधि आयोग बनाया गया है तो उनको क्या काम दिया गया है ये क्लियर रखिए कि केवल वो समीक्षा करेंगे और सुझाव देंगे, ठीक है। संरचना, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन एवं अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। ये भी आपको मन करे तो संरचना याद रखिए थोड़ा सा, कभी कभी होता है कि चीजें पूछ ली जाती हैं। अब क्या आगे होता है, विचारार्थ विषयों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस टॉर पर एक नज़र। अप्रचलित कानूनों की समीक्षा या निरसन। देखिए, अप्रचलित जो कानून की जरूरत ही नहीं है, या मतलब जिनका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है, उनके बारे में बात हो रही है। मौजूदा कानूनों की समय समय पर समीक्षा करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करना, ताकि उनका सरलीकरण किया सके, ठीक है। मेंस को तैयार रखिएगा। हालांकि ये पॉइंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से संक्षिप्त में बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी मेंस को तैयार रखिएगा, क्योंकि क्योंकि इतना मेंस में पूछा जा सकता है आसानी से। प्रासंगिक और वर्तमान आर्थिक जरूरतों के मद्देनजर कानूनों को निरस्त करने एवं उनमें आवश्यक संशोधन का सुझाव देना, ठीक बात है। अब देखिए, कानून और गरीबी
ये पॉइंट ध्यान रखिए, कानून और गरीबी। कभी कभी इस पे निबंध लिखने जाता है, या कभी कभी आपको निबंध में प्रयोग करने में काम आ जाएगा, कभी कभी आपको पेपर फोर्थ में भी देखने को मिल जाएगा, और कभी कभी आपको जो है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में भी इसका प्रयोग करने का मौका मिल जाएगा। बस आंखें दिमाग कान खुली रखनी चाहिए और कुछ नहीं करना है। गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा करना, गरीबों को प्रभावित करने वाले और सामाजिक आर्थिक विषयों से जुड़े कानूनों के बनने के बाद उनका ऑडिट करना। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है, न्यायिक प्रशासन की समीक्षा। कौन? न्यायिक प्रशासन, ध्यान रखिएगा, प्रशासन बात नहीं हो रही है, न्यायिक प्रशासन बात हो रही है। न्याय मिलने में होने वाली देरी को समाप्त करिए। अब देखिए, न्याय के ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस किया गया है ना। आप पिछले भी आर्टिकल्स में देखे होंगे तो आपको दिखा होगा कि न्याय पर कुछ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा स्टैटिक पोर्शन के लिए आप एम लक्ष्मीकांत पे जाकर के न्यायिक व्यवस्था को फिर से पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो लोकल कोर्ट हैं उनके बारे में, उनके रिक्रूटमेंट के बारे में, या उनके जो है कैसे बनाया जाता है, कौन बनाता है, अध्यक्ष, सदस्य, और सब चीज़ों के बारे में पढ़िए आराम से। न्याय मिलने में होने वाली देरी को समाप्त करके तथा बकाया राशि को शीघ्र निपटान करके मामलों का किफायती निपटान सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, अलग अलग हाई कोर्ट्स के नियमों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो अलग अलग हाई कोर्ट्स उनके अपने अलग अलग नियम कानून टाइप के दिखते हैं, तो वही कह रहे हैं कि इसके जो है सामंजस्य बैठाने के लिए ये जो है प्रक्रियाओं को सरलीकरण की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी। डीपीएसपी आया, मन करे अगर आपने पढ़ा तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप टेस्ट देते हैं और डीपीएसपी क्वेश्चन नहीं करा तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सीधे उठा करके लक्ष्मीकांत टॉपिक लिख लिया करिए। जब लेक्चर चल रहा हो ऐसे ना तो टॉपिक लिख लिया करिए, टॉपिक कौन सा पढ़ना है या कौन सा पॉइंट पढ़ना है, तो लिखे रहेंगे, आराम से जाइए पलट लीजिए एक बार किताब, जो टॉपिक आप पेज में लिखे रहें। मैं बार बार कहता हूँ करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त 2-4 पेज रखिए या तो कोई नोट्स रखिए, ताकि आप ये तो नोट कर लीजिए कि क्या क्या हमको स्टैटिक में रिवीजन करना है। वैसे किताब पढ़िए वो बात अलग है, लेकिन अगर करंट अफेयर्स के हिसाब से भी पढ़ते चल रहे हैं तो इससे क्या होता है, करंट अफेयर्स से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसाइड होते हैं कि ये चीज़ अगर न्यूज़ में है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरी होता है। बाकी पीवाईक्यूज तो गेस करते ही हैं, पीवाईक्यूज गेस करते हैं, बाकी पेपर से गेस करते हैं, वो सिलेबस से, सॉरी, उससे भी गेस करते हैं, लेकिन फिर भी करंट अफेयर से भी गेस होता है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए डीपीएस में क्या है, प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, प्रस्तावना की बात हो रही है, प्रस्तावना को निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डीएसपी, देख रहे हैं ना, प्रस्तावना डीएसपी रिलेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा कानूनों की जांच करना तथा सुधार हेतु सुझाव देना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, लैंगिक समानता। अब ये लैंगिक समानता आपका कहाँ पर है, सोशल जस्टिस आपने देखा ही होगा। मैं फिर कह रहा हूँ सिलेबस पढ़ लीजिए, अगर आपको डाउट लग रहा है सिलेबस जाके पढ़ लीजिए। सिलेबस दूसरे तीसरे दिन देखते रहिए, घूम घूम के देखते रहिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 घूम घूम के देखते रहिए, क्योंकि निबंध में कुछ ऐसा है नहीं और प्रीलिम्स में कुछ ज़्यादा खास नहीं, लेकिन जो 4 पेपर इनका सिलेबस जरूर घूम घूम देखते रहिए। तो अब जैसे लैंगिक समानता अगर आपके नोट्स में है तो जाकर के बार रिवीजन कर लीजिए कि लैंगिक समानता के बारे में क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर तब आसान होगा समझने में। कानूनों को मजबूत बनाने हेतु उनकी समीक्षा करना तथा आवश्यक संशोधन के लिए सुझाव देना, विसंगति तथा आवश्यक असमानताओं को दूर करने के लिए केंद्रीय कानूनों में संशोधन हेतु सुझाव, केंद्रीय कानूनों में ध्यान रखिएगा, खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना तथा हाशिए पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना। आराम से ये कुछ पॉइंट है। अब देखिए भारतीय विधि आयोग के बारे में एक शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इसको भी देख लीजिए। अगर आप पढ़े हैं विधि आयोग तो ठीक बात है, नहीं पढ़े हैं एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है, दिक्कत है, तो फिर शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि रिवीजन आसानी हो जाएगी।
और कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अब देखिए भारतीय विधि आयोग के बारे में हम चर्चा कर दे रहे हैं, अगर आप पढ़ें तो रिकॉल हो जाएगा आपके पास। प्रकार क्या है, यह कानून और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा गठित एक गैर वैधानिक, ये पता रखिएगा कि कौन सा है, संवैधानिक नहीं, गैर वैधानिक बात हो रही है। उद्देश्य क्या है, न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानूनों में सुधार करना और कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना। कार्य क्या है, यह विधिक विषयों पर रिसर्च करता है। किस पर, विधिक विषयों पर रिसर्च करता है और विचारार्थ विषयों के आधार पर सिफारिशें प्रदान करता है। रिसर्च करना और सिफारिशें प्रदान करना, ये इनका मुख्य काम होता है। इतिहास के बारे में देख लीजिए, आप इतिहास पढ़े होंगे तो ठीक बात है, और नहीं पढ़े होंगे तो एक बार अगर आपको मौका मिलेगा तो जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको रिवीजन में आसानी मिलेगी, आप पकड़ पाएंगे कि हाँ ये चीज़ वहाँ पर चर्चा हुई। जैसे पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल द्वारा, 1833 बहुत फेमस है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन भी है, प्रीलिम्स में आप जाकर उठाकर देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन दीजिए। 1833 इंपॉर्टेंट है, 1333 पता ही होगा आपको। हालांकि जब कभी उस पर डिस्कस करेंगे स्टैटिक पॉइंट में तो आपको वो चीज़ हम रिकॉल कराएंगे। लेकिन अभी जो चल रहा देखिए कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। देख रहे हैं ना, किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा आता है, ये देखिए, लोक सेवक पर अभियोजन की मंजूरी, सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ए पब्लिक सर्वेंट। इसमें क्या है, हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दी है। ये तो न्यूज की बात है। अब इसमें क्या है उसको देखते हैं, आराम से देखते रहिए कि लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाने से पहले सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है। पॉइंट, किससे, सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है ताकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचाया जा सके। देख रहे हैं ना, कि किसको, लोक सेवक के खिलाफ, ध्यान रखिएगा, पब्लिक सर्वेंट। अब देखिए क्या पॉइंट है कि मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी, इनके बारे में क्या है, राज्य या केंद्र सरकार सीआरपीसी के तहत, देख रहे हैं ना, राज्य और या केंद्र सरकार और लोक सेवक को हटाने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी पीसीए के तहत। ये भी पॉइंट नॉर्मली वैसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब क्या आता है, कानूनी ढांचा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 218, इससे पहले सीआरपीसी की धारा 197 के तहत कवर किया गया था। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसीए 1988 की धारा 17A 2018 का संशोधन और धारा 19, ये सब सिंपल सी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन सुने रहिए बस, और कुछ नहीं। एक बार जब आप पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तो आसानी होगी थोड़ा सा रिवीजन करने में। उसके बाद क्या है, ये देखिए, सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के एशियाई संगठन। अब यहाँ पर सीधी सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा जैसा आ जाएगा, आप एक बार तुरंत जाकर क्या पढ़ लीजिए, कैग उठाकर पढ़ लीजिए। कैग इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक बॉडी है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप थोड़ा बेसिक भी पढ़े होंगे तो कैग के बारे में इतना पता ही होगा, वो संवैधानिक संस्था, संवैधानिक बॉडी है। अगर ऐसा है तो जाकर कम से कम उसका आर्टिकल पढ़ लीजिए, उसके अधिकार पढ़ लीजिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए क्या क्या करता है, और उससे संबंधित समिति कौन सी है वो भी देख लीजिएगा। उस समिति के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो समिति के बारे में इतना पढ़िए कौन कौन से सदस्य उसमें होते हैं, लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, या अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, ये सब एक बार अच्छे से आप डिटेल में देख लीजिए। एक बार दो बार देख लेंगे ना, फिर आगे, अभी तो सितंबर करंट अफेयर्स चल रहा है, सितंबर बाद अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, ऐसे करंट अफेयर्स चलता रहेगा तो आपका रिवीजन आसानी से होता रहेगा, ये फायदा मिलेगा आपको। थोड़ा सा भी बना कर रखिए। खैर, न्यूज भी देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा आयोजित 16वीं ASOSAI सभा के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।
अब सवाल ये है, जब इन्होंने भाग लिया, कैग अपने आप में बहुत बड़ा पद है भारत में, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ASOSAI है क्या। यह सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय संगठन के क्षेत्रीय समूहों में से एक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन के क्षेत्रीय समूह, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1979 में 11 सदस्यों के साथ हुई थी। कब हुई थी? 1979। अगर आपको नहीं पता आप अब तक इसके बारे में, तो फिर सोचने वाली बात है। अब इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 48 हो गई है। पहली सभा और गवर्निंग बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, याद रखिए। वैसे ही भारत वर्तमान में ASOSAI का अध्यक्ष है, इसलिए ASOSAI इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वर्तमान में भारत इसका क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है। इस सभा में ASOSAI के नियमों और विनियमों को मंजूरी दी गई थी। ये भी वैसे ध्यान रखिएगा आराम से। ये भी देखिए कंप्लीट हो गया। ठीक है। उसके बाद है ये शायद अंतर्राष्ट्रीय शुरू होगा। नेक्स्ट लेक्चर से अंतर्राष्ट्रीय शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एक रिवीजन वाला पोर्शन शुरू करेंगे। रिवीजन में क्या होगा कि पूरी जो अभी तक के पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, ताकि, क्योंकि बिखर जाएगा ना। अभी ये डिटेल लेक्चर चल रहा है। डिटेल को भी हम रिवीजन पोर्शन में लेके आएंगे, शॉर्ट में लेके आएंगे। फिर जब आप लास्ट में पहुंचेंगे, तो आपको पता ही है फरवरी मार्च तक P 365 आता है, तब वो आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ना, रिवीजन करने में और आसान हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आसान ही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। IR में क्या है? पहला टॉपिक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड से शुरू होगा। क्वाड के बारे में आपने सुना भी होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा, और रोज़ पढ़ भी रहे होंगे कुछ न कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधित चीज़ें, तो थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है ना। खैर, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।